लास्ट लेक्चर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी जस्ट डन। कल तो लेक्चर था हमारा, वो तो डाउट लेक्चर था। आज के लेक्चर के अंदर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी के बेस के ऊपर जो स्पीड्स होती है, स्पीड्स, उसके ऊपर खास फोकस करेंगे। स्पीड, किस तरह की स्पीड्स होती है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, उसको अंदर हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे कि स्पीड एग्जैक्टली क्या वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है। स्पीड का मतलब क्या है? तो वेलोसिटी पर टाइम, हम स्पीड कह सकते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरली कैसे होंगे कि मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन के ऊपर पहले वाइब्रेट होते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े वाइब्रेट होते हैं। क्यों भाई वाइब्रेट होते हैं? बिकॉज उनके अंदर कुछ टेम्परेचर होता है। सो लेक्चर के अंदर भी एंड टेस्ट के अंदर भी पूछा था कि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर का मतलब क्या? तो एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि टेम्परेचर एट विच टोटल मास या फिर टोटल वॉल्यूम हम कंसिडर करें, वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम गैस का वो जीरो होगा। जैसे अपने टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा। लेकिन अब बात है स्पीड के बारे में। स्पीड क्या इंडिकेट करती है कि मॉलिक्यूल स्पीड में कब आ सकते हैं? मॉलिक्यूल स्पीड में कब आएंगे? जब टेम्परेचर टेम्परेचर उनके अंदर अफेक्टिंग फैक्टर होगा। तो जब मॉलिक्यूल्स ऐसे ही पड़े पड़े वाइब्रेट होते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। काइनेटिक एनर्जी गेन होने के बाद वो ऐसे और वाइब्रेशन में आते हैं, फिर वो मोशन में आ जाते हैं। तो स्पीड के हमें मेनली तीन पार्ट समझने हैं। द फर्स्ट इज द एवरेज स्पीड। सर यस, તમે સ્ટાર્ટિંગ જે સમજાવશો એકચ્યુઅલી માં બીજું લેક્ચર હતું ને તો હું હમણાં જ જોઈન થઈ. બસ સ્ટાર્ટિંગ થી અત્યારે સ્ટાર્ટિંગ જ કરું છું. અત્યાર સુધી ખાલી જે કાઇનેટિક મોલિક્યુલર થિયરી ની અંદર જે વાત હતી એ મેં કરી है, डोंट वरी। सो मैं बात कर रहा था कि स्पीड का मतलब क्या है। तो वेलोसिटी पर टाइम, मॉलिक्यूल्स जो है वो बड़े बड़े ऐसे वाइब्रेट होते हैं। बड़े बड़े ऐसे वाइब्रेट होने के बाद मॉलिक्यूल अचानक से उनके अंदर मोशन आ जाती है। मोशन आ जाती है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर उनके अंदर और मोशन आएगी। देन मोशन आने के बाद एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो ऐसे जो टकराने के बाद हम स्पीड कंसिडर करेंगे। तो ऐसी जो सारी बातें हैं उसके अंदर हमें स्पीड के मेनली तीन पार्ट समझने हैं। फर्स्ट इज एवरेज स्पीड, मतलब कि हम एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मान ले। हर एक गैस का मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से जा रहा है। हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से जा रहा है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स हैं। And जब अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालें? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? वैसे ही स्पीड एवरेज निकालेंगे। एवरेज स्पीड निकालने के लिए गैस 1, गैस 2, गैस 3, गैस 4, गैस 5, ऐसे n नंबर की गैसेस, उनकी स्पीड अपॉन n रखना है आपको। एवरेज निकालना है। मानो कि आपके केमिस्ट्री के अंदर 50 में से 36 आए, फिजिक्स के अंदर 35 आए, एंड मैथ्स या फिर बायोलॉजी के अंदर अगेन 36 आए, तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज इन तीनों का एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, और क्या। तो इस तरह से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर स्पीड गेन होती है। तो ये जो पर्टिकुलर स्पीड है उसके मेनली तीन पार्ट्स के अंदर फर्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि सभी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका एडिशन करेंगे, उनकी स्पीड का एडिशन करेंगे, अपॉन गैस मॉलिक्यूल्स कर देंगे। सेकेंड है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में अगर आपको कंसिडर करना है तो हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करेंगे तो अपनी पोजीशन के ऊपर इस तरह से उनकी स्पीड गेन होगी। एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं, धीरे धीरे स्पीड गेन हो रही है। एक ऐसी स्पीड होगी कि जब वो कॉलिजन जस्ट करने ही वाले हैं, जब
when they are just about to collide with each other, बस मतलब टकराने ही वाले हैं, ऐसी स्पीड, टकराते नहीं है। अगर जूम करके देखे तो इस तरह से, स्लो मोशन में वीडियो देखे तो इस तरह से, टकराते नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे आते हैं। एक एक मॉलिक्यूल, उनका एक मॉलिक्यूल जो है गैस का, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तब जो उनके अंदर जो स्पीड है उनको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ से आप आसानी से समझ जाएंगे। फिर आएगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और वही इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड के अंदर तो क्या सभी स्पीड हमने कंसिडर की, हर एक गैस की अलग अलग मॉलिक्यूल की स्पीड कंसिडर की, डिवाइड बाय टोटल नंबर कर दिया। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एंड इसके बाद जो स्पीड आएगी वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। उसके बारे में आप डिटेल में अब आज पढ़ेंगे, और वही मेन वही है। हम पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी पढ़ लेते हैं। इन द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसा है, तो ग्राफ है स्पीड वर्सेस, यहाँ पे हमने लिया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि एक चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसके अंदर आप सोचे कि ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से ऐसे वाइब्रेशन कर रहे हैं, ऐसे उनके अंदर स्पीड गेन हो रही है, तो धीरे धीरे, पहले तो स्टार्टिंग के अंदर तो जीरो स्पीड होगी, जैसे जैसे उनके अंदर अपने आप काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, क्योंकि टेम्परेचर तो होता है। तो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे धीरे 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 उनके अंदर स्पीड गेन हो रही है, हो रही है, हो रही है। एक पॉइंट आएगा कि जब वो एक दूसरे के साथ टकराने वाले होंगे, मतलब कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट करेगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट करेगा। अब बीच में एक लाइन खींच दे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ टकराने वाले हैं, टकराए नहीं है, ओके, टकराए नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल के बारे में बात है, मतलब कि मॉलिक्यूल नंबर 1 अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स, मतलब कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऊपर की साइड आएगा, मॉलिक्यूल नंबर 1 अपॉन टोटल मॉलिक्यूल। जैसे मोल फ्रैक्शन लेते हैं ना, वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ये टकराने वाले हैं। बस जैसे ही ये टकराने वाले होते हैं तब तक मैक्सिमम स्पीड होती है। जब टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी के अंदर भी हम पढ़े थे कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कॉलिजन कर देते हैं। जैसे ही कॉलिजन हो जाएगा वो अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे, नीचे गिर जाएगा, नीचे वो अपनी एनर्जी किसी और मॉलिक्यूल को दे देंगे, और मॉलिक्यूल इसको और मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे, एंड फाइनली उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब वैसे भी आप मानो कि दो कार्स है, स्पीड से आ रही है, एक दूसरे के साथ टकरा दी, तो फिर क्या होगा, उनकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से टकरा रहे हैं ऐसे। हाँ, कोई मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन के ऊपर है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल आके टकराता है तो इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन जब एक दूसरे के साथ ऐसे ही टकरा रहे हैं ऐसे, तब तो वो नीचे बैठ जाएंगे। एंड मॉलिक्यूल की स्पीड यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, अब ग्राफ नीचे की साइड जाएगा, ऐसे ऐसे उतर जाएगा, फिर वापस जैसे थे, मतलब ऐसा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एंड उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन से टकराएंगे, और उसके बाद वो नीचे बैठ जाएंगे। सो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इट इज कॉल्ड यू, एक्चुअली इट इज कॉल्ड म्यू, म्यू कहते हैं इसे, म्यू, म्यू एमपी। स्पीड को म्यू से बताते हैं, मोस्ट प्रोबेबल का होता है एमपी।
तो ये ग्राफ है फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए। स्टीफन बोल्ट्जमैन का ग्राफ कहते हैं इसे। बाकी सारी जो बातें है ना वो आप फिजिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। ये थियरी एक्चुअली फिजिक्स की ही है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ये, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराने वाले हैं उससे पहले की स्पीड। तो अगर हम ग्राफ के ऊपर फोकस करें तो ग्राफ, दूसरा ग्राफ कैसे होगा तो जनरल व्यू में आपको बता देता हूँ कि मॉलिक्यूल्स आएंगे 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 एक दूसरे के साथ ऐसे स्पीड लेंगे, स्पीड लेने के बाद वो नीचे उतर जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के हैं। वो क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के। बट एट पर्टिकुलर टाइम, टाइम t इक्वल्स टू हमने लिया है t1। जैसे कि मैं 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये ग्राफ ले रहा हूँ तो इस तरह से ग्राफ आएगा। ओके, नाउ बताइए आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। वो जो आपने सेकंड ग्राफ किया है ना उसमें प्रोबेबल स्पीड जो है वो सेम होगी सबकी? हाँ सेम होगी, सेम होगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये सारी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो सेम होती है। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है 298 केल्विन लगा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कौन से फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं अपने? काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है पता है किसी को? ये चैप्टर चला है? हाफ mv स्क्वायर। नो 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 नो, हाफ mv स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है उस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अब आप सोचिए क्या फॉर्मूला आएगा, बताइए बताइए। बहुत इजी है, मैं बताऊं। वॉल्यूम की जगह पे टेम्परेचर रख दो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ kT स्क्वायर। हाफ kT स्क्वायर इज द फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं ना वो टेम्परेचर है। मेन रोल प्लेइंग किसका है? टेम्परेचर का। इसलिए मैंने यहाँ पे एक फिक्स एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर नोट डाउन किया है। ग्राफ के अंदर मैंने पर्टिकुलर टेम्परेचर नोट डाउन किया है, देख लो। अब आपको मैं सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये ग्राफ मिला 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। अगर मैं दूसरा कोई टेम्परेचर मानो कि 35 डिग्री सेल्सियस लेता हूं तो ये ग्राफ तो इस तरह से है। दूसरा ग्राफ इससे ऊपर की साइड खींचेगा या नीचे की साइड खींचेगा? अगेन अगेन एक बार ग्राफ देख लीजिए। ये एक टेम्परेचर है, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपने आंसर दिया तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमने काउंट किया। टेम्परेचर है T1 कि जब वो 25 डिग्री सेल्सियस है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का ग्राफ इतने ऊपर जाके इतने नीचे आता है। अब मैं दूसरा टेम्परेचर ले रहा हूँ, टेम्परेचर T2 जो कि 35 डिग्री सेल्सियस है। इससे बड़ा टेम्परेचर है, इससे ज्यादा टेम्परेचर है। but now temperature is just increased, then what do you say about the next graph? मैं इससे ऊपर की साइड बनाऊं या नीचे की साइड? सर ऊपर की साइड। ऊपर की साइड ले ग्राफ। यस सर। व्हाई? पता है आंसर? हाँ सर बिकॉज it is directly proportional to t, so if t increases then the probable speed also increases, so it will go up, sir. okay, any other else? ग्राफ ऊपर की साइड होना चाहिए या नीचे की साइड? सर ऊपर की साइड। व्हाई? सर शैला तो बोला वही, प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली।
फॉर्मूला अगर हम देखें तो। ओके, ये ग्राफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। ग्राफ कोई एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं है। ओके, चलो डिटेल में समझते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए भी। 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स धीरे 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 वाइब्रेट होते हैं, उनके अंदर रोटेशनल, लीनियर, ऐसी सारी मोशन क्रिएट होती है एंड धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते हैं एंड धीरे 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 बस अब टकराने ही वाले हैं। तो ये ग्राफ इतने से ऊपर की साइड गया, टकराया, ग्राफ नीचे की साइड उतरा। Not for the one molecule. This is the part, this is the matter of whole containers molecule. बात है 35 डिग्री सेल्सियस के लिए। 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहले से ही वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऐसा चढ़ा और टकरा दिया। ग्राफ ऐसे, क्योंकि पहले से ही टेम्परेचर ज्यादा है, आपने जैसे बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। अगर कोई एक मॉलिक्यूल के बारे में बात होती तो मॉलिक्यूल ऐसे 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 करके जाता, लेकिन बाजू में दूसरा मॉलिक्यूल है, उसको नहीं भूलना है। तो अल्टीमेटली आंसर ये है कि ग्राफ नीचे की साइड आएगा। रीजन बहुत ही सिंपल एंड पर्टिकुलर है कि ग्राफ के लिए अगर आप चेक कर रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल बाजू में ही दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इसकी स्पीड एंड इसकी स्पीड दोनों को कंसीडर करके जाना है, सिर्फ अकेले की नहीं, दोनों की। एंड इफ वी कंसीडर फॉर द बोथ मॉलिक्यूल स्पीड, तो मॉलिक्यूल्स जो है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देर लगाते हैं, क्योंकि उनके अंदर मोशन धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो टकराएंगे भी धीरे धीरे। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जल्दी टकरा देते हैं, जल्दी टकराएंगे तो जल्दी नीचे गिर जाएंगे। इसलिए ग्राफ आपका कंपैरेटिवली मैं जो दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं वो इस तरह से आएगा। ये टेम्परेचर 35 के ऊपर है, सॉरी ये टेम्परेचर 25 के ऊपर है, अब है 35 के ऊपर, क्योंकि यहां से यहाँ पे ग्राफ इस तरह से तो आ रहा है, लेकिन यहीं पे सारे मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट होने लगते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, तो ग्राफ नीचे की साइड उतर जाता है। सो 35 डिग्री सेल्सियस का ग्राफ ये होगा एंड 25 डिग्री सेल्सियस का ग्राफ ये होगा। कोई डाउट है यहाँ पे? डाउट है तो पूछ लो, बाकी हम जाते हैं नेक्स्ट थियरी की ओर। थियरी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड की। ठीक है, तो भी तुमको लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, इसलिए हाफ के टी स्क्वायर, टेम्परेचर का स्क्वायर के टी स्क्वायर। बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बाद। रूट मीन स्क्वायर स्पीड के अंदर अगर आपको डेरिवेशन करना है या फिर आपको कंसिडर करना है कोई स्पीड, तो कोई एक मॉलिक्यूल है, दूसरा कोई एक मॉलिक्यूल है, अब इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड है, तो हमें रूट मीन स्क्वायर मतलब कि RMS लेना हो। RMS कैलकुलेशन है ये रूट मीन वेलोसिटी भी कहते हैं इसे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। तो आपको उल्टा जाना है, पहले आपको स्क्वायर लेना है, उसका मीन निकालना है, फिर उसका रूट निकालना है, समझे? पहले आपको क्या करना है, RMS है, तो S मतलब कि आपको स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके आप RMS फिर मीन लीजिए,
एंड उसके बाद आपको रूट लेना है। तो इसका डेरिवेशन मैं जल्दी से यहाँ पे करवा देता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये एक्चुअली डेरिवेशन कहीं पे दिया नहीं है टेक्स्ट बुक के अंदर, सीधा फॉर्मूला डाल दिया है, किस तरह से वो बताया नहीं है। सो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अपने कंसिडर करते हैं, जैसे वैसे तो हम के ई ही लिखते हैं वी आर एम एस के लिए या फिर म्यू आर एम एस के लिए। टेक्स्ट बुक के अंदर म्यू बताया ना, तो हम म्यू आर एम एस का डेरिवेशन रूट मीन स्क्वायर स्पीड, नाम क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए हम काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करते हैं। तो कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी अभी जैसे बताया हाफ के टी स्क्वायर, वैसे ही देख दूसरा फॉर्मूला है, इट इज अ 3/2 आर टी। क्या है ये, 3/2 आर टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्टली इक्वल टू होता है। एंड आपको तो पता भी है कि काइनेटिक एनर्जी का दूसरा इक्वेशन जैसे हमने बताया वैसे ही हाफ एम वी स्क्वायर भी है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो v है वो ही ये म्यू है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज म्यू स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ पे? फिर से काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इज इक्वल टू करके हम हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। वैसे टेक्स्ट बुक के अंदर म्यू यूज किया, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ म्यू। अब इनको हम को रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो 3/2 आर टी, सॉरी पहले इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट है। सो एम म्यू स्क्वायर 3/2 आर टी, ये 2 एंड 2 तो कट गए बराबर ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 RT अपॉन एम। एम यहाँ पे मास है, तो हम स्मॉल एम कंसिडर कर सकते हैं, कैपिटल एम भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास है तो कैपिटल एम लेंगे, है ना, एंड सिंपल मास है तो हम स्मॉल एम कंसिडर करेंगे। तो कंसिडरिंग एम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, एम का मतलब हमने मॉलिक्यूलर मास अगर लिया है तो हमें कैपिटल एम लिखना होगा, कैपिटल एम। अब म्यू आर एम एस मतलब क्या क्या है इसका, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इट इज 3 RT अपॉन एम, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। एंड उसके बाद टेक्स्ट बुक के अंदर तो इसके ऊपर एक भी फॉर्मूला, सॉरी एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया है, लेकिन मैंने ढूंढ निकाले हैं न्यूमेरिकल्स, तो मैं अभी करवाने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स ताकि आपको प्रैक्टिस रहे। ये जनरली जो पोर्शन है ना वो जेई एंड नीट का पोर्शन है, जनरली स्कूल लेवल के ऊपर नहीं पूछते हैं। अगर आपकी स्कूल अच्छी है या फिर पेपर टफ निकालना है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं अभी हम देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अंदर कोई डाउट है तो भी बता दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अननोन गैस इफ गैस एफ्यूजेस। बात होती है एफ्यूजन, एफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऐसी दो फिनोमेनास हैं कि जो यहाँ पे मानो कि आपके घर में भाजी पाव बना रहे हैं,
और जो अच्छी सी स्मेल आती है ना उसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या, गैस जो है वो तैरता हुआ, बाय फ्लोटिंग द गैस इज कमिंग टू आवर नोज उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, मतलब कि गैस जब स्प्रेड होता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरी फिनोमेना होती है एफ्यूजन। एफ्यूजन का सिंपल मीनिंग मैं आपको बताऊं कि जो छोटे छोटे पोर्स में से जब हवा बाहर निकल जाती है तो उसे हम कहते हैं एफ्यूजन। जैसे कि आपका जो बलून है, आप पहले दिन उसको फुला के रखेंगे ना तो इतना बड़ा होगा, दूसरे दिन वो थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा, तीसरे दिन और छोटा हो जाएगा, चौथे दिन तो इतना हो जाएगा। तो ये जो हवा है, एयर है, वो कहाँ से निकली, उसके जो छोटे छोटे पोर्स है उसके अंदर से थोड़ी थोड़ी निकली, एक साथ नहीं निकल गई, एक साथ निकलती तो गुब्बारा फूट जाता। तो बलून के जो अंदर जो एग्जाम्पल है, अपने कार या फिर अपने टू व्हीलर के जो टायर्स है उसके अंदर से भी एयर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो गैस ऐसे तो कहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसके अंदर से अगर जो निकल जाता है गैस मॉलिक्यूल्स तो उसे हम एफ्यूजन कहते हैं। तो एफ्यूजिस का मतलब क्या है, धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये है एफ्यूजिस थ्रू अ पिन होल इनटू अ वैक्यूम, मतलब कि एक साइड वैक्यूम क्रिएट किया है, छोटा सा होल है, वहां से एफ्यूजन हो रहा है। रेट बता रखे हैं, रेट ऑफ 2 ml पर मिनट, रेट इज 2 ml पर मिनट। ये ml पर मिनट क्या होगा, तो ml पर मिनट उसका होगा स्पीड, उसका क्या होगा, स्पीड होगा। assume that the rate of effusion is proportional to the gas molecules of their velocities। कुछ आइडिया आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ऑब्वियसली ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन और कुछ अगर आपको दिमाग में क्लियर हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो कह सकते हैं मुझे किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पहले आप ट्राई करिए। दो गैसेस, गैस नंबर 1 है एंड गैस नंबर 2 है, गैस 1 एंड गैस 2। यहाँ पे उसकी यहाँ पे स्पीड बता रखी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बताई है। ये जो 2 ml पर मिनट है ना, उससे स्पीड बताई है। तो यहाँ पे जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो हम कंसिडर करेंगे, इट इज 2 ml। तो लिखेंगे पहले कि इट इज 2 ml पर क्या लिखा है, मिनट। इसे हम μ1 कह देते हैं, इट इज μ1। तो μ2 क्या है, μ2 μ2 बता रखा है यहाँ पे 11 ml पर मिनट, 11 ml पर मिनट। ओके, मोलर मास में कंसिडर करना है एक गैस का। तो यहाँ पे जो 2 ml पर मिनट का है ना, मतलब कि m1 वो हमको फाइंड करना रहेगा। एंड जो H2 के लिए बताया है, H2 के लिए तो उसका जो मोलर मास है हम लिखेंगे इट इज 2 ग्राम पर मोल। कोई डाउट यहाँ पे? समझ रहे हैं? हाँ बोलो, हाँ समझ रहे हैं। Yes, sir. ओके, हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। assume that the rate of effusion is proportional to gas molecules of their velocity, मतलब कि अब हमको इसका म्यू RMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन m लेना होगा, लेकिन m1 होगा, म्यू RMS 1 है तब। दूसरे का हम रेशियो ही ले लेंगे और क्या, इज इक्वल टू की साइन बीच में, अंडर रूट 3RT अपॉन m2। अब तो आप मेरे से भी ज्यादा होशियार है, कैलकुलेशन आसानी से खत्म कर ही सकेंगे। चलिए कैलकुलेशन करिए। दोनों साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर जो है रूट इस साइड से यहाँ पे जाने देंगे। सो म्यू RMS 1 इट इज 2 ml, सो 2 का हो जाएगा स्क्वायर
एंड RMS नंबर 2 इसका हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 3RT हो जाएंगे कट, M2 आ जाएगा ऊपर एंड M1 आ जाएगा नीचे। M2 जो कि है 2 है ना, M2 जो कि है 2, तो M1 को सब्जेक्ट बना देंगे। M1 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, एक साइड 2 कट जाए 2 बचेंगे। M1 121 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया आंसर? 60.5. यस राइट, ग्राम पर मोल। आंसर क्या होगा? ग्राम पर मोल। एक बार देख लो, समझ लो एंड उसके बाद लिख भी दो। एंड हो जाए तो इसके बाद वाले के लिए एक बार ट्राई करिए। Done? Any other doubts? Okay. H2 का मोलर मास काउंट करेंगे। मोलर मास है 2 ग्राम पर मोल। Then after we'll go for the value of the R. R की वैल्यू कितनी दे रखी है? R की वैल्यू है 8.314। इट इज जूल पर केल्विन पर मोल, इस तरह समझाएंगे। सो जूल जो होता है ना, वो अपन किस तरह से कंसिडर करेंगे? केजी पर मीटर स्क्वायर। सो 8.314 केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर केल्विन पर मोल तो है ही। एंड सो यहाँ पे जो ये वैल्यू केजी में है तो उसको हमें ग्राम में भी कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? तो आंसर हो जाता है इंटू 1000। इंटू हमें क्या करना पड़ता है? तो 1000। तो आर की हम ये वैल्यू अप्लाई करेंगे अपने इक्वेशन के अंदर। बिकॉज इक्वेशन हमको अप्लाई करना, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन m। एंड उसके बाद टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई? तो टेम्परेचर देखते हैं, 27 प्लस 273, सो आंसर हो जाएगा 300 केल्विन। ओके, एंड वैल्यूज इसके अंदर डाल दो, तो है 3 इंटू 8.314 इंटू 1000। टेम्परेचर इज 300 एंड देन आफ्टर मोलर मास इज 2। सो आप फाइनली काउंटिंग करके आंसर बताएं। सो आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है अंडर रूट करके 3741300। फाइनल आंसर है 1.934, मतलब कि 1934.244। पहले मैं ये लिखूंगा, उसके बाद 1.934 इंटू 10 टू द पावर 3 आंसर होगा मीटर पर सेकेंड के अंदर। देख ले एक बार। Theory number 5.1, behavior of real gases, deviation from ideal gas। तो आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या बताएंगे आप? PV इक्वल्स टू nRT। मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक ऐसा स्टूडेंट के जो 24 आवर्स के अंदर से 18 आवर्स कंटिन्यूअस पढ़ता है, उसे हम आइडियल स्टूडेंट कहते हैं। फिर से थोड़ा समझ में ना आए वैसी बात है ये, कि एक ऐसा स्टूडेंट कि जो 24 आवर्स उसके अंदर से 18 आवर्स पढ़ता है, ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है।
रेगुलर लाइफ में पॉसिबल नहीं है, वैसे होते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल से। सो अल्टीमेटली I will just tell you that no, it is not possible. सो अगर ऐसा कोई बच्चा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है, ऐसे स्टूडेंट को हम आइडियल स्टूडेंट कहते हैं, तो फिर गैस बी कैसे पॉसिबल है? तो हकीकत में पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो करे ऐसा एक भी गैस नहीं है। तो मतलब ये थियरी रॉन्ग है सर, आप सोचेंगे। मैं कहूंगा नहीं, ये थियरी तो सही है, थियरी तो सही है, लेकिन ये जो बात मैंने की ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो फॉलो करे ऐसा एक भी गैस नहीं है, वो बात सही है। The gases which follows, the gases which follow PV equals to nRT is called ideal gas. PV does not equal to nRT is called what? PV does not equals to nRT. It is called real gas. Non-ideal gas नहीं कहेंगे इसे, real gas कहते हैं, real gas. जो PV equals to nRT फॉलो करे, फिर से बता देता हूँ, PV equals to nRT जो फॉलो करे उसे हम कहेंगे आइडियल गैस, एंड पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो फॉलो ना करे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रियल गैस। तो हकीकत में सारे के सारे गैसेस रियल ही होते हैं, कोई भी गैस आइडियल नहीं होता, लेकिन हम उसे आइडियल बना सकते हैं। रियल गैस के अंदर से हम उसे आइडियल गैस बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वही यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये जो बिहेवियर है रियल गैस एंड आइडियल गैस के लिए, तो टेक्स्ट बुक के अंदर एक ग्राफ से बताया है। ये ग्राफ आप देखें, ये ग्राफ आप डिटेल में देखें। ये जो लाइंस यहाँ पे जा रही हैं, लाइंस एक है रियल की, एक है आइडियल की। तो जैसे मैंने बताया ना कि 18 आवर्स पढ़े वैसा एक भी स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब एग्जामिनेशन के अगले कुछ दिन होते हैं तब वो आइडियल हो जाते हैं, समझे? तो कंडीशन अगर ऐसे क्रिएट करें अपने तो वो आइडियल बन सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं। ग्राफ से हम देखेंगे, इसे हम बॉयल्स ग्राफ कहेंगे, बिकॉज बॉयल्स टेम्परेचर से ये रिलेटेड है, बॉयल्स टेम्परेचर से ये रिलेटेड है, इसे हम बॉयल्स ग्राफ कहेंगे। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, सॉरी वॉल्यूम का ग्राफ है, P वर्सेस V का ग्राफ, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है। रियल गैस इस तरह से जा रहा है, उसका बिहेवियर है, यहाँ पे PV इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो नहीं हो रहा, इसे हम क्या कहेंगे? रियल गैस कहेंगे। एंड एक पॉइंट मतलब अपने अगर प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है इसलिए। लेकिन उनका एक पॉइंट यहाँ पे, जब PV इक्वल्स टू एनआरटी हो जाता है, ये है आइडियल गैस, तब आइडियल इक्वल्स टू रियल हो जाता है, मतलब तब रियल गैस आइडियल गैस बन जाता है। सो इस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे कि जब आइडियल गैस रियल गैस बन जाते हैं,